खबर बताएं, जहां सड़क दुर्घटना से संबंधित एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि स्कॉर्पियो और स्कूल बस में टक्कर हुई, जिसमें 12 छात्रों को मामूली रूप से चोट आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको सिवान से बता रहे हैं, जहां स्कॉर्पियो और स्कूल बस में भीषण टक्कर हो गई है। 12 छात्रों को मामूली चोट आई है। स्कॉर्पियो में बैठे 6 लोग जख्मी बताए जा रहे। गुठनी के केल हरुआ में हादसा हुआ। छात्रों को लेकर ये स्कूल बस जा रही थी, जो हादसे की शिकार हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर सिवान से आपको बता रहे हैं, जहां गोठनी के केल हरुआ में यह हादसा हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। स्कॉर्पियो और स्कूल बस में कैसे ये भीषण टक्कर हुई है, गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अच्छी बात ये रही कि 12 छात्रों को मामूली रूप से चोट आई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय हमारे साथ फोन लाइन पर है। मृत्युंजय, क्या कुछ जानकारी है? जो छात्र इस वक्त अस्पताल में नजर आ रहे हैं, क्या उनकी स्थिति पहले से बेहतर है? ये दुर्घटना हुई कैसे, पूरी जानकारी दीजिए। ये देखिए, अच्छी खबर है कि जितने बच्चे घायल हुए थे उनकी मामूली चोटें आई थी और सभी को प्राथमिक उपचार के बाद उनके अभिभावक अपने अपने घर लेकर चले गए। वहीं स्कॉर्पियो में जो 6 लोग बैठे थे उनमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्राथमिक उपचार के बाद जो पीएफसी में गुठनी में इलाज हुआ, उनको सिवान रेफर कर दिया गया है। क्योंकि यूपी से तेज रफ्तार से स्कॉर्पियो आ रही थी और वहीं प्राइवेट स्कूल के बच्चे बस से अपने स्कूल जा रहे थे। उसी दौरान बताइए जा रहा है कुहासा के कारण ये घटना हुई है। घटना इतना भीषण था कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए। जब घटना हुआ तो वहाँ के जो ग्रामीण थे उन्होंने काफी साहसी कदम उठाया। उन्होंने एक एक बच्चे को सबको उतारे, स्कॉर्पियो में जो इंजर्ड थे उनको बाहर निकाला और सभी को स्थानीय अस्पताल में पहुंचाया। जब प्राथमिक उपचार के बाद सभी को जो बच्चे हैं, वो जो 12 बच्चे थे उनमें कुछ मामूली चोटें आई थी, उनको सभी को इलाज के बाद अपने अपने घर बच चले गए। टक्कर इतना, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो स्कॉर्पियो में बैठे 6 लोग जख्मी हुए, 12 से अधिक छात्र जख्मी हुए, लेकिन इस वक्त सभी की स्थिति बेहतर बताई जा रही है। बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए गुठनी से आई हुई थी और गुठनी तरफ से बच्चों को लेकर आ रही थी। तभी जतौर और केलहरुआ के बीच में ऊपी से आ रही स्कॉर्पियो के बीच जोरदार टक्कर हो गया, जिसमें स्कॉर्पियो में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको सरकारी अस्पताल सिवान में रेफर कर दिया गया है। और स्कूल के 2 दर्जन से अधिक बच्चों को आंशिक चोटें आई हैं, जो गुठनी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कर उनको परिजनों और अभिभावक को सौंप दिया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर सियासी गलियारे से आ रही है, जहां अल्पसंख्यक समाज को लेकर ललन सिंह के दिए गए बयान को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान अल्पसंख्यक समाज को लेकर ललन सिंह ने एक बड़ा बयान दिया, जो कि केंद्रीय पंचायती राज मंत्री हैं। दरअसल मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज परिसर में आयोजित जेडीयू कार्यकर्ता सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने अल्पसंख्यक समाज को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। ललन सिंह ने सीधे सीधे ये कह दिया कि अल्पसंख्यक समाज के लोग जेडीयू को वोट देते ही नहीं। ललन सिंह ने कहा है कि लालू राबड़ी शासनकाल में अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति थी। मदरसा शिक्षकों को 3 से 4 हजार सैलरी मिला करती थी और अब 7वें वेतन आयोग का लाभ मिल रहा है, लेकिन अल्पसंख्यक समाज जेडीयू को वोट नहीं देता। ललन सिंह ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज के लोग उन्हें वोट देते हैं, जिन्होंने आज तक अल्पसंख्यक समाज के लिए कुछ भी नहीं किया। बिहार में अल्पसंख्यक समुदाय की क्या स्थिति थी? बिहार में मदरसा के टीचरों को 3,000-4,000 रुपया मिलता था लालू जी के राबड़ी जी के राज में। आज मदरसा के शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग का पैसा मिलता है। 7वें वेतन आयोग ने जो अनुशंसा किया वो पैसा मिलता। हालांकि अल्पसंख्यक समुदाय के वोट नहीं देते, नीतीश कुमार वोट नहीं देते हैं। ये सब गलत फहमी में मत रहिएगा। मुगालते में हम लोग नहीं है कि आप देते हैं, पहले नहीं देते थे। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वोट नहीं देते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी का यह सोच है कि कोई वोट हमको दे या मत दे, हम बिहार के लोगों के लिए, विकास के लिए प्रतिबद्ध है। और इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चर्चा कर लेते हैं। सीएम नीतीश कुमार हमेशा से ये कहते आए हैं कि वो हर वर्ग के लिए
काम करते हैं। समाज का चाहे वो कोई भी वर्ग हो, अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, मुस्लिम समुदाय के लोग हो, हिंदू समुदाय के लोग हो, हर किसी के लिए बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि वो हमेशा से काम करते आए हैं। और इसी के बीच उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लिए किए गए कामों का जिक्र करते हुए बताया कि मुसलमान समुदाय के लिए भी नीतीश सरकार ने काफी काम किया है। अल्पसंख्यक वर्ग पर नीतीश सरकार का फोकस रहा है। नीतीश सरकार में तकरीबन 8000 कब्रिस्तान की घेराबंदी की गई। हर जिले में आवासीय विद्यालय योजना के तहत बच्चे और बच्चियों के लिए अलग अलग हॉस्टल का निर्माण कराया गया। वक्फ बोर्ड की जमीन पर बहुउद्देशीय भवन बनाने की योजना रही, जिसमें विवाह भवन भी होगा, मार्केट कॉम्प्लेक्स भी होगा, मदरसों को सरकारी मान्यता भी दी गई। और इधर ललन सिंह के बयान की अभी हमने चर्चा की। अल्पसंख्यकों को लेकर ललन सिंह ने जो बयान दिया है, उसको लेकर बिहार की सियासत गर्म होती दिखाई दे रही है। अलग अलग नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है कि जनता दल यूनाइटेड का जो सेकुलर चेहरा है वो अब सामने आ चुका है कि किस प्रकार से जो है वो जनता दल यूनाइटेड सेकुलर न होके कम्युनलिज्म का पक्षधर है। नीतीश कुमार जी दंभ भरते रहे, लेकिन उनके मंत्री इस बात को इंगित कर रहे हैं। कुछ नहीं दिया है, भ्रम में मत रहना। अल्पसंख्यक मंत्रालय आदरणीय लालू प्रसाद जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में गठन कर करके एक लंबी लकीर खींची, जिसका लाभ निरंतर मिलता रहेगा अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को। अल्पसंख्यक हॉस्टल आपने बनाया था, कब्रिस्तानों की घेराबंदी करना आपने शुरू किया था, उनके बहुत सारे जो संस्थाएं हैं उसको उन्नयन आपने करवाया था क्या? वो तो नीतियां बना दी थी, जिसका लाभ धीरे धीरे आने वाले कल तक मिलता रहेगा। और आप कर रहे हो। माननीय ललन सिंह जी ने क्या गलत कहा? हालांकि अब मुस्लिम वोटों की धारा बदल रही है, राजद का M-22 समीकरण टूट रहा है, राष्ट्रभक्ति की अवधारणा मुसलमानों में घर कर रही। यह वर्ग समझने लगा है कि राजद और कांग्रेस उसे अपने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ करते नहीं। माननीय सीएम नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों के लिए अपने सुशासन में जो कुछ किया वह जग जाहिर है। इसलिए तो मत भिन्नता मुसलमानों में थी, वह दूर होती जा रही है। ललन जी के विचार अपने हो सकते हैं, इसे संपूर्ण एनडीए की विचारधारा मानना उचित नहीं होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पिछले 19 वर्षों से बिहार के 13 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हुए सभी जाति, वर्ग, धर्म, समुदाय के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमेशा इस बात को कहते रहे हैं कि हम वोट के लिए नहीं, वोटर की चिंता करते हैं, वोटर के लिए हम काम करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसी वाक्य सूत्र के आधार पर पिछले 19 वर्षों से सुशासन की सरकार का संचालन कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी पूरे देश के लिए रोल मॉडल के रूप में आज स्थापित हैं, समाज के सभी वर्ग, धर्म के लोगों के विकास के लिए। और अगली बड़ी खबर आपको पड़ोसी राज्य झारखंड से बताएंगे, जहां सिमडेगा जिले में 2 कांग्रेस के विधायकों को मंत्री बनाने की मांग युद्ध स्तर पर की जा रही है। दरअसल कांग्रेस डेलीगेट्स की तरफ से ये मांग उठ रही है। उनका कहना है कि पिछली दफा भी हेमंत सरकार में क्रिश्चियन कम्युनिटी से एक भी मंत्री नहीं बनाए गए थे और ऐसे में क्रिश्चियन कम्युनिटी का खास ख्याल रखते हुए इन्हें भी मंत्री बनाया जाए। कांग्रेस प्रदेश के डेलीगेट की तरफ से ये मांग की गई है। आपको बता दें कि उनका कहना है कि एक भी ईसाई समुदाय के विधायक को मंत्री नहीं बनाया गया था और इस बार के चुनाव में पूरे झारखंड में क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों ने वोट दिया है और इसीलिए वो मांग कर रहे हैं कि नई सरकार में एक मंत्री क्रिश्चियन कम्युनिटी का हो, जिसमें सिमडेगा विधानसभा या कोलीबिरा विधानसभा को मंत्रिमंडल में लिया जाए। यहाँ की लाखों जनता की मांग है, सभी वर्ग चाहते हैं कि एक मंत्रिमंडल सिमडेगा जिले से होना चाहिए। ईसाई समुदाय के सिमडेगा के दोनों कांग्रेस विधायकों में से एक को मंत्री बनाने की मांग की जा रही। कांग्रेस प्रदेश डेलीगेट के सदस्य प्रदीप केशरी ने इस मांग को रखा है। इससे पहले भी जिला से ये मांग उठी थी कि पिछली बार भूषण या नमन विक्सल कोंगाड़ी को मंत्री नहीं बनाया गया था। मैं मांग करता रहा हूं, क्योंकि हम लोग जिस एरिया में हैं, सिमडेगा जिला खासकर, चाहे गुमला जिला देख लीजिए, चाहे खूंटी देख लीजिए, ये एक क्रिश्चियन बहुल क्षेत्र है और क्रिश्चियन का एक विधायक को जरूर मंत्री बनाना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक हम लोग इतना भारी तादाद में जीते हैं, इंडिया गठबंधन जीता है, कहीं ना कहीं क्रिश्चियन का वोट
हमको बहुत ज़्यादा और भरपूर मिला है। और अब अगली खबर आपको बिहार से बताएंगे, जहां बिहार में बालू माफियाओं के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। आपको बता दें कि 23 नवंबर को डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की तरफ से हवाई सर्वेक्षण किया गया बालू घाटों का और सख्त कार्रवाई की गई है। इस एक्शन से बालू माफियाओं में हड़कंप मच गया है। बिहार में बालू माफिया की अब खैर नहीं। बालू माफिया के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक, बालू खनन से जुड़े 3000 ट्रक जब्त, 15 लाख CFT बालू भी पकड़ा गया। हेलीकॉप्टर में बैठे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को देखिए, ये किसी चुनाव प्रचार में नहीं जा रहे, बल्कि कर रहे हैं बालू घाटों का निरीक्षण, वो भी आसमान की ऊंचाई से। विजय सिन्हा ने 23 नवंबर को हेलीकॉप्टर से बालू घाटों का निरीक्षण किया और जो इनपुट मिला उसके आधार पर शनिवार की रात छपरा के डोरीगंज में सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में कार्रवाई हुई। छापेमारी में करीब 3000 ट्रकों को जब्त किया गया, साथ ही 15 लाख CFT बालू भी पकड़ा गया है। तो अब सरकार उस पर सख्त कार्रवाई करेगी, कड़ी कार्रवाई करेगी। बात सिर्फ बालू घाटों के हवाई सर्वेक्षण और छापेमारी तक ही सीमित नहीं है। बालू का ओवरलोडिंग बंद कराने के लिए डिप्टी सीएम ने बालू खनन की जानकारी देने वाले को इनाम देने की भी बात कही है। और हमने कहा है कि जो पदाधिकारी गलत तरीके से माफियाओं के साथ मिलकर सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाएंगे, वैसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। बिहार में बालू माफिया से लेकर माफिया से मिली भगत वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई। बावजूद इसके बालू का अवैध खनन जारी है, लेकिन अब सरकार बालू माफिया की कमर हमेशा के लिए तोड़ देना चाहती है। अब जो भी बालू माफिया अवैध खनन करेंगे और उनकी मदद में जो अधिकारी शामिल होंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उनकी संपत्ति भी जब्त होगी। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और लखीसराय से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सारण पुलिस की तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया गया है। हरियाणा के मेवात से साइबर ठगों की गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें कि इन साइबर ठगों पर यह आरोप था कि ये तमाम वरीय पुलिस अधिकारियों की गलत प्रोफाइल बनाकर पैसों की ठगी किया करते थे और इसी संबंध में इनके ऊपर कार्रवाई की गई। फर्जी प्रोफाइल बनाकर ठगी करने का आरोप इन पर लगा है। साइबर अपराधी ने हाल ही में सारण के एसपी कुमार आशीष का फर्जी प्रोफाइल बनाया था और सोशल मीडिया के जरिए कुछ लोगों से ठगी भी की थी, जिसके बाद पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। गिरफ्तार अपराधी का नाम जाकर है, जो मेवात जिले के मुहू का रहने वाला बताया जा रहा है। उसके पास से पुलिस ने मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है, जिससे फर्जी प्रोफाइल बनाया गया था। और गया जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 पर हो रहे निर्माण कार्य की वजह से अच्छा खासा प्रभाव देखा जा रहा है, जिससे यात्रियों को भी परेशानी हो रही है। निर्माण कार्य लगातार जारी है। पटना गया रूट की कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों के परिचालन में बदलाव भी किया गया है। पूर्व मध्य रेल की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार ये बदलाव अगले 45 दिन तक देखने को मिलेगा। पटना जंक्शन से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। पटना गया रूट पे जो ट्रेन है उसके परिचालन पे खासा असर दिख रहा है और ये असर जो है वो गया जंक्शन पे मेगा ब्लॉक लगाया गया है और इस कारण से ये जो है ट्रेनों के परिचालन जो है उसमें बदलाव किया गया है। 6 ट्रेनें जो है वो रद्द कर दी गई है और कई ट्रेनों जो है उसके मार्ग जो है वो बदले गए हैं, रूट बदले गए हैं। 40 दिनों के लिए रद्द किया गया है। उनमें 3313 राजेंद्र नगर टर्मिनल गया एक्सप्रेस स्पेशल है, 3312 गया राजेंद्र नगर एक्सप्रेस स्पेशल है, 3353 पटना गया मेमो, 3336 गया पटना मेमो है, 3314 पटना गया पैसेंजर है और 3314 गया पटना पैसेंजर शामिल है। दानापुर रेल मंडल की कुल 18 ट्रेनों की नियमित रूप से 7 जनवरी तक के लिए रद्द कर दिया गया है। और गया जो स्पीच चले कि पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसमें अहम चीज़ ये भी है कि जो मेमो ट्रेनें हैं वो सिर्फ चाकन तक ही जो है वो अपना सफ़र कर रही है। चाकन से अगर गया जाना है यात्रियों को तो उसके लिए उन्हें या तो भाड़े की गाड़ी लेनी है या फिर ऑटो या दूसरी जो यातायात के साधन है उसका इस्तेमाल करना होगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना।